हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स के थर्ड लेसन को शुरू करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है या फर्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, ए स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक। इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बीच विभाजन सत्ता की साझेदारी के बारे में देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो विविधताएं हैं, वो मुख्यतः लैंग्विस्टिक एंड रीजनल थी, यानी कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन था। देखें तो बेल्जियम में भी भाषा और क्षेत्र का आधार था, श्रीलंका में भी भाषा और क्षेत्र का आधार था। तो ये जो विविधताएं हैं ये सिर्फ लैंग्विस्टिक यानी भाषाई और रीजनल यानी क्षेत्रीय ही नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी अन्य प्रकार से भी इस विविधता को, इस डाइवर्सिटीज़ को देखा जाता है, या समाज में यह विविधताएं भी हमारे सामने आती हैं। जैसे शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट का मतलब आप देख सकते हैं कि नेपोलियन, चाइनीज़, जापान के लोगों की अपेक्षा इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड आदि के लोगों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट प्रकार का होता है। इसके अलावा क्लासेस, वर्ग जिसे कहते हैं, कास्ट हो सकता है जिसे जाति कहते हैं, रीजनल धर्म हो सकता है, धर्म के आधार पर विभाजन हो सकता है, कबीले जिन्हें हम लोग ट्राइब्स कहते हैं, कबीलों के आधार पर विभाजन हो सकता है। इस प्रकार से अगर देखें तो लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताएं, अंतर और समानताओं के बीच सामंजस्य को बिठाने का इस अध्याय में प्रयास किया जाएगा। यानी कि वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट टू सोशल डेमोक्रेटिक डिवीजन एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे ए स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक, या मैक्सिको की ओलंपिक कहानी। उससे पहले हम लोग तीन चीज़ें पहले उनका डिफिनेशन कर लेते हैं, आखिर वो हैं क्या। बीच में आपको यूज होगा तो उसका मतलब पहले से जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट नंबर पर एफ्रो अमरीकी, ठीक है ना, आपसे बीच बीच आएगा एफ्रो अमरीकी कौन है, ठीक है ना। तो एफ्रो अमरीकी की जब भी बात आएगी तो आपको ये समझना है कि एफ्रो अमेरिकन या जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं वो कौन है। तो एक प्रकार से कहें तो जब हमारी 17-19 सेंचुरी के बीच में, इस शताब्दी के बीच में, 1970 टू 19 सेंचुरी के बीच में अमेरिका में, जो अमेरिका है, इस अमेरिका के बागानों पर काम करने के, जो बागान थे यानी कि जो गार्डन्स थे, उन गार्डन्स पर काम करने के लिए लेबर्स का अभाव था। तो उस समय इसकी आपूर्ति के लिए, लेबर्स की आपूर्ति के लिए अफ्रीका से, और आप जानते हैं अफ्रीका के लोग कौन से होते हैं, अश्वेत होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो अफ्रीका से मजदूरों को कहाँ ले जाया गया, अमेरिका। तो एक प्रकार से ये अफ्रीका से ले जाए गए दास, सेल्व्स हैं, ठीक है ना। क्या है ये, एक प्रकार से सेल्व्स है यानी दास है। तो एफ्रो अमेरिकी कौन है, 17 और 19 सेंचुरी में अफ्रीका से ले जाए गए अश्वेत दास जो अमेरिका में बसा दिए गए, वही लोग अश्वेत अमेरिकी कहलाते हैं। यानी जो अमेरिका में अश्वेत लोग हैं, जो दास के रूप में अमेरिका लाए गए थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एफ्रो अमेरिकी या ब्लैक अमेरिकी। ओके, इसके अलावा एफ्रो अमेरिकी के अलावा आपको दो मूवमेंट्स मिलेंगे, उन दोनों मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। पहला है अमेरिका में नागरिक अधिकार। अमेरिका में
नागरिक अधिकार आंदोलन है, मूवमेंट्स है, तो आप इसमें कहेंगे सिविल राइट मूवमेंट अधिकार आंदोलन, तो कहेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस, ठीक है ना, सिविल राइट मूवमेंट्स इन यूएस। और दूसरा है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा क्या है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, यानी कि द ब्लैक पावर मूवमेंट, ठीक है ना, द ब्लैक पावर मूवमेंट, ठीक है ना। यहां पर क्या था, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस, ओके। अब देखिए इनमें समझना क्या है कि जो पहला वाला है वो 1954 से लेकर 1968 तक चला, ये कौन सा है 1966 से, ठीक है ना, शुरू होगा और 1975 तक चलता है, ओके। जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन है, यह आंदोलन एक प्रकार से कहें तो नस्ल भेदी आंदोलन है, या कहें कि नस्लीय भेदभाव के विरोध चलाया गया, कि नस्लीय भेदभाव के विरोध में चलाया गया आंदोलन है, यानी कि रेशियल, ठीक है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। और यहाँ भी अगर कहें तो यह भी नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है, यानी ये कहें तो ये भी आंदोलन एंटी रेसिस्ट मूवमेंट है, यानी यहाँ भी अगर कहें तो ये भी एंटी रेसिस्ट मूवमेंट है। तो दोनों मूवमेंट्स की बात करें तो दोनों किससे संबंधित है, नस्ल भेदी विरोध भाव, जो नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेशियल या रेसिस्ट मूवमेंट, ठीक है। लेकिन दोनों के इस मूवमेंट के जो तरीके हैं वो दोनों के तरीके क्या हैं, अलग हैं। जैसे अमेरिकी नागरिक आंदोलन है, यह जो है नॉन वायलेंस, ठीक है ना, कैसे, नॉन वायलेंट तरीके से, यानी कि ये अहिंसक तरीके से चलाया जाने वाला आंदोलन था, यानी ये हिंसा नहीं चाहते थे। यानी भारत में जैसे महात्मा गांधी नॉन वायलेंस मार्ग के समर्थक थे, तो ये भी नॉन वायलेंट मार्ग के समर्थक हैं। और इनकी बात करें तो ये जो है वायलेंस है, ठीक है ना, ये वायलेंस है, यानी कि हिंसा के मार्ग के समर्थक है। कहते हैं कि इस मोमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो हिंसा करने से, वायलेंस करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो एक प्रकार से कहें, इस मोमेंट के जो जनक हैं उनके नाम भी समझ लीजिए। इसके जो जनक है वो मार्टिन लूथर किंग है। कौन है? इस मूवमेंट को चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चलाया गया। तो मार्टिन लूथर किंग नॉन वायलेंस मार्ग के समर्थक हैं और ये चाहते हैं कि जो ये नस्लीय भेदभाव है, जो इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को समाप्त करने के लिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में, यहाँ के लॉ सिस्टम में चेंजिंग की जानी चाहिए। यानी ये संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसके लिए आंदोलन संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन उग्रवाद है, यानी कि यह जो है अपने आंदोलन को उग्रवादी तरीके से चलाना चाहते हैं, यानी मिलिटेंट तरीके से या उग्रवादी तरीके से चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर समझना है, अमेरिका में अश्वेत भेदभाव को लेकर या जो ब्लैक ह्यूमंस हैं उनके प्रति जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके विरोध में दो मूवमेंट्स चलते हैं।
पहला अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएस, और दूसरा अश्वेत शक्ति आंदोलन द ब्लैक पावर मूवमेंट्स। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इस ओलंपिक कहानी में, जहां पर अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं वो अपने साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस को लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले समझना है, आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक, मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, एक यही क्वेश्चन हो सकता है। समझना है 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। अब ये 1968 में जो ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ, इस आयोजन में एक प्रतियोगिता का चित्र यहाँ दिखाया गया है, जिसमें 200 मीटर की जो रेस थी यानी जो दौड़ थी, उस दौड़ में जो प्रतिभागी विजेता थे उनका एक चित्र बनाया गया है। यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड और यहाँ पर थर्ड, इनके ऊपर मूर्तियां बनी हुई हैं। तो जो फर्स्ट और थर्ड विजेता हैं वो दोनों कौन हैं? अश्वेत हैं, यानी कि ये दोनों ब्लैक यानी कि एफ्रो अमेरिकी। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों एफ्रो अमेरिकी हैं या अमेरिकन। ओके, जो सेकंड आया वो श्वेत है और वो ऑस्ट्रेलिया का धावक है। ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का धावक है। तो फर्स्ट का जो नाम था, उनका नाम था, मतलब फर्स्ट और सेकंड टॉमी स्मिथ, ठीक है ना, उनका नाम था टॉमी स्मिथ। और जो दूसरा खिलाड़ी था उसका कांस्य पदक था, जिसका नाम था जॉन कॉर्लिस। जॉन कॉर्लिस, कार्लोस, ठीक है। और जो ये ऑस्ट्रेलियन धावक है, इनका नाम है पीटर नॉर्मन, ठीक है। तो इस दौड़ का 200 मीटर की जो रेस हुई थी, इसके फर्स्ट विजेता टॉमी स्मिथ है, सेकंड कौन है? जॉन कार्लोस है, थर्ड कौन है? ये है पीटर नॉर्मन है। पहले दोनों ब्लैक अश्वेत है, अश्वेत अमेरिकी है, या एक शब्द कहें एफ्रो अमेरिकी है। और जो सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के धावक हैं। अब होता क्या है कि जब पुरस्कार वितरण का कार्य किया जाता है, समझ आया ना, यानी इस आंदोलन के समय जब पुरस्कार बांटने का कार्यक्रम शुरू होता है, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ये दोनों अपने पुरस्कार को लेते जाते समय अपने शूज नहीं पहनते हैं, यानी वह शूज नहीं पहनते, नंगे पांव, ओनली स्कॉट्स यानी मोजा चढ़ाकर, मोजे पहनकर पुरस्कार को लेने जाते हैं। आखिर वह शूज पहनकर नहीं गए, इसका कारण क्या था? ये दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि लोगों को यह पता लगे कि जो अमेरिकीय अश्वेत हैं, यानी जो एफ्रो अमेरिकन हैं, उनके वह जो है क्या है, जो मतलब एक प्रकार से अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी को दर्शाना चाहते थे, या लोगों के सामने यह दिखाना चाहते थे कि अमेरिकीय अश्वेत लोग अभी भी गरीब हैं, यानी उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसको दिखाने के लिए दोनों ने शूज पहनकर नहीं, सिर्फ मोजे पहनकर पुरस्कार लेने गए। दूसरा काम, जो टॉमी स्मिथ था, इसने अपने गले पर एक मफलर, ठीक है ना, काले कलर का मफलर पहना था, और वह जो है अश्वेतों के आत्मगौरव का प्रतीक, यानी सेल्फ, एक प्रकार से आत्मगौरव के प्रतीक की बात करें तो वह एक प्रकार से सेल्फ सैक्रिफाइस को दर्शाने के लिए था, या उसको दिखाने के लिए था। इसके अलावा जो कार्लोस था, उसने एक काले कलर की माला, मनके की माला पहनी थी। उस माला की बात करें तो अश्वेत ऐसे एफ्रो अमेरिकी लोग
जो मूवमेंट्स करते हुए शहीद हुए या जिनकी डेथ हुई, उनकी स्मृति में वह मनके की माला पहनकर गया था। पुरस्कार लेते समय जब अमेरिकी एंथम यानी अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था, तो ये दोनों धावक एक ब्लैक ग्लव्स, काले कलर का हाथ में ग्लव्स पहने थे और मुट्ठी बांधकर ऐसे अपने प्रतीक को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और यह मुट्ठी बांधकर ब्लैक ग्लव्स पहन के ऐसे हाथ दिखाना, ये ब्लैक पावर का प्रतीक था, यानी उन्होंने अश्वेतों की शक्ति को दर्शाने का प्रयास किया था। अब आते हैं पीटर नॉर्मन। ये तो अश्वेत थे, इनके साथ भेदभाव हो रहा था, इन्होंने अपने भेदभाव को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने के लिए ऐसा प्रयास किया। लेकिन ये पीटर नॉर्मन है, ये ऑस्ट्रेलियन था, श्वेत था, वाइट, ठीक है ना, वाइट था, श्वेत था, फिर भी इसने इन दोनों खिलाड़ियों का सपोर्ट किया और सपोर्ट करते हुए अपनी जर्सी में, जो उसने जर्सी पहनी थी, उसमें मानवाधिकार का एक टैग यानी बिल्ला लगाकर इन दोनों का समर्थन किया। यानी मानवाधिकार का बिल्ला लगाया, ह्यूमन राइट्स का एक टैग लगाकर यह यानी जो पीटर नॉर्मन है, इसने भी इन कार्लोस और टॉमी स्मिथ का समर्थन किया। कई क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पर, आखिर ये ब्लैक का अश्वेत ने क्यों समर्थन किया? तो जैसे हमने पीछे बताया था कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। जन्म के आधार पर हो सकता है, कम्युनिटी के आधार पर हो सकता है, जैसे जातिवाद है, कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन अलग अलग कास्ट के दो लोग टीचर हैं तो उन दोनों का अलग संबंध है, वो एक टीचर कम्युनिटी से हो गए, दो कास्ट जुड़ गए, तो ये सब भावत हैं। यहाँ श्वेत और अश्वेत का भेदभाव नहीं है, ये एक अलग कम्युनिटी है जो किसमें एक धावक के रूप में एक रेसिंग के खिलाड़ी हैं, इस आधार पर इसने इन दोनों के भेदभाव को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर यही बताने का उद्देश्य था। फिर आगे कहें तो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इन दोनों खिलाड़ियों को इसके लिए दोषी करार दिया, या उन्हें गिल्टी यानी दोषी करार दिया कि उन्हें अपने साथ होने वाले भेदभाव को इस प्रकार से खेल के दौरान इंटरनेशनल लेवल पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। ये जो है खेल भावना के विरुद्ध है, यानी ये स्पोर्ट की जो सिस्टम है या स्पोर्ट की भावना के क्या है, खिलाफ है। और परिणाम क्या हुआ? टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉर्लिस के दोनों के जो पदक हैं यानी कि मेडल्स हैं, उन्हें वापस ले लिया गया। पीटर नॉर्मन को भी इसका समर्थन करने का परिणाम भुगतना पड़ा और नेक्स्ट ओलंपिक गेम पे पीटर नॉर्मन को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया, यानी इसे अगले ओलंपिक खेल में भाग नहीं लेने दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नए प्रकार की कहानी नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। और आगे समझना है, ये दोनों खिलाड़ी थे, ये जो है सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 2005 में इन दोनों की वहाँ प्रतिमा लगाई गई। 2006 में जब पीटर नॉर्मन की डेथ हुई तो ये जॉन कॉर्लिस और टॉमी स्मिथ इन लोगों ने भी इसको कंधा देने पहुँचे थे, यानी इसके डेथ पर, इसकी अर्थी पर यह सम्मिलित हुए थे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिफरेंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिविजन्स के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी कि सोशल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो हमने यहाँ सोशल डिफरेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको आपको देखना है, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।